नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। जैसा कि हम लोग शुरू किए थे श्रृंखला नेट जीआरएफ के लिए कुछ प्रश्नों का, आइए आगे देखते हैं आज उसमें नेक्स्ट प्रश्नों को। आज नदियों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे कि इसका उद्गम कहाँ कहाँ से है, ठीक, और कहाँ जाके मिलती हैं। पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे इसके बारे में। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला है, भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है? भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है? तो गंगोत्री के पास भागीरथी को गंगा के नाम से बुलाया जाता है। यह हिमानी गंगा का उद्गम स्थल है। ये हिमानी गंगा का उद्गम स्थल है भागीरथी, ठीक। और हिमानी गंगोत्री भी इसे कहते हैं, जहाँ से गंगा का उद्गम माना जाता है। और जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, तब जो है गंगा नदी का निर्माण करती हैं, ठीक। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, गंगोत्री कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? ठीक, तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 किलोमीटर। कितना? 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। कहाँ? उत्तर काशी माना जाता है और इसकी ऊंचाई 3900 किलोमीटर मानी जाती है गंगोत्री हिमानी से, ठीक। अगला, अगर बात करें भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों मिलती कहाँ पे हैं? तो ये मिलती हैं देवप्रयाग में, ठीक। अगला, अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? तो बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी, उसे अलकापुरी हिमनद कहते हैं, वहीं से अलकनंदा का उद्गम स्थल है। कहाँ? बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी से, ठीक। अगला है, गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ से बुलाया जाता है? गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ से बुलाया जाता है? तो देवप्रयाग के बाद से। देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं, तो वहीं से इनको देवप्रयाग में गंगा नदी के नाम से बुलाया जाता है। और ये जब हरिद्वार के निकट पहुंचती हैं तो मैदानी भाग में पहुंच जाती हैं। हरिद्वार के पास से ये मैदानी भाग में चलना शुरू कर देती हैं, ठीक। और ये गिरती कहाँ जाके? तो बंगाल के खाड़ी में, ठीक। ये बंगाल खाड़ी में जाके गिरती हैं। अगला है, गंगा को पद्मा नाम से कहाँ पुकारा जाता है? तो गंगा को पद्मा नाम से कहाँ पुकारा जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है, ठीक। उससे पहले इसे गंगा नाम से जाना जाता है। जैसे ही प्रवेश करती है बांग्लादेश में, इसे पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। अगला है,
सिंधु भारत में किस राज्य से होकर बहती है? सिंधु भारत में किस राज्य से होकर बहती है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। अभी ये केंद्र शासित राज्य हो गया है। ठीक, केंद्र शासित राज्य। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच संधि जल संधि कब हुआ था? जो संधि हुई थी, जल संधि, वो कब हुई थी जो है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में जल संधि हुई थी। भारत इस नदी का 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकता है। किस नदी का? सिंधु, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियों का पानी वो 20% यूज करेगा। और ब्यास, रावी और सतलुज, इन 3 नदियों का पानी 80% इस्तेमाल करेगा। इनका 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत। ब्यास, रावी और सतलज का 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक, अगला, है नदी और उनके उद्गम स्थल और संगम और मुहाना। अब इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो सानो ख्याबाब हिमनद तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक, सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से सानोख्याबाब हिमनद से निकलती है और ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। कहाँ मिलती है? अरब सागर में मिल जाती है। ठीक, उसके बाद गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद है। ठीक, ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है, बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगला है यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। ठीक, ये बदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित है। कौन? यमुनोत्री हिमालय, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये बदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित है। और ये प्रयाग में, इलाहाबाद प्रयाग में जाके गंगा नदी के साथ मिल जाती है। गंगा नदी के साथ मिल जाती है और यही गंगा यमुना का संगम है। ठीक, यही गंगा यमुना का संगम है। इसी संगम के तट पर कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला लगता है। अगला है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम कहाँ है? तो जाना पाव पहाड़ी है उद्गम स्थल। ये मध्य प्रदेश के मऊ के नज़दीक है। मध्य प्रदेश में एक मऊ है, उसी के नज़दीक है जाना पाव पहाड़ी, वहीं से निकलती है। और इटावा के पास हमीरपुर में जो है ये जाके मिल जाती है। ठीक, अगला है सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो ये राकसताल झील से निकलती है। राकसताल झील या मानसरोवर झील इसे बोलते हैं। राकसताल मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और ये अपना जो मुहाना बनाती है वो चिनाब नदी में बनाती है। किस में बनाती है? चिनाब नदी में। अपना मुहाना चिनाब नदी में बनाती है। ठीक, अगर बात करें चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी ही एक नदी ऐसी है जो सबका पानी ले जाके
सिंधु नदी में मिलती है। ठीक, सिंधु नदी में मिलती है। झेलम भी आके इसी में मिलती है। झेलम नदी जो है वो भी इसी में मिलती है, चिनाब नदी में ही। अगला रावी नदी। ठीक, रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के नज़दीक से निकलती है। ठीक, रोहतांग दर्रे के नज़दीक से निकलती है और चिनाब नदी में अपना मुहाना बनाती है। किस नदी में मुहाना बनाती है? चिनाब नदी में। ठीक, चिनाब नदी में झेलम भी बनाती है, मिलती है, सतलज भी मिलती है और चिनाब भी मिलती है। ठीक, चिनाब में रावी भी मिलती है, झेलम भी मिलती है और सतलज भी मिलती है। अगला है झेलम नदी। अब झेलम नदी जो है ये शेषनाग झील से निकलती है। ये शेषनाग झील जो है ये बेरीनाग के नज़दीक है, कश्मीर में, और अपना मुहाना जाके चिनाब नदी में मिल बनाती है। ठीक, अगला ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है ये ब्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से। ठीक, और कपूरथला के नज़दीक ये सतलज नदी में मिलती है। ब्यास नदी सतलज नदी में मिलती है और सतलज नदी चिनाब नदी में जाके मिलती है और चिनाब नदी सिंधु नदी में मिलती है। ठीक, हो गया क्लियर। आगे अगला है कोसी नदी। अब कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो कोसी नदी गोसाई थान चोटी के उत्तर से ये नेपाल में गोसाई थान चोटी है, वहीं से ये निकलती है कोसी नदी और गंगा नदी में आके कारागोला के दक्षिण पश्चिम से आके गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? बिहार में आके मिल जाती है। ठीक, अगला है गंडक नदी। गंडक नदी भी नेपाल से निकलती है। ये गंडक नदी जो है ये भी नेपाल से निकलती है और पटना के नज़दीक आके गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक, कहाँ पे मिलती है? तो पटना में, पटना के नज़दीक आके गंगा नदी से मिल जाती है। अगला है रामगंगा। अब रामगंगा नदी जो है ये नैनीताल के नज़दीक से हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग मतलब ये शिवालिक के पास से निकलती हैं। रामगंगा नदी हिमाचल प्रदेश में नैनीताल से और कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? तो कन्नौज, उत्तर प्रदेश के ज़िले कन्नौज में आके गंगा नदी में मिल जाती है और कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। ठीक, इत्र नगरी, यहाँ से इत्र निकाला जाता है। अगला है शारदा या काली नदी। शारदा या काली नदी ये कुमायूं हिमालय से निकलती है, और घाघरा नदी में मिल जाती है। ये बहराम घाट के निकट है घाघरा नदी, उसी में आके ये मिल जाती है। कौन? काली या शारदा नदी। ठीक, और ये निकलती कहाँ से? तो कुमायूं हिमालय से निकलती है। अगला है घाघरा या करनाली या कौरियाला। इसके 3 नाम है, घाघरा, करनाली, कौरियाला। ठीक, घाघरा नदी का, और इसी घाघरा नदी को सरयू नदी भी कहते हैं, सरयू। ठीक, नेपाल में तकलाकोट से निकलती है घाघरा नदी और गंगा में ये बलिया के पास आके मिल जाती है। जो बलिया जिला है वही सारण के पास आके गंगा नदी में मिल जाती है। कौन? सरयू नदी। ठीक, अगला है
बेतवा या बेत्रवती नदी, बेतवा या बेत्रवती नदी ये हिमाचल पर्वत के मतलब ये विंध्याचल पर्वत के पास से मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमार गांव के निकट से निकलती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो विंध्याचल पर्वत से निकलती है मध्य प्रदेश में। और ये मिलती किस में है? तो यमुना नदी में जाके मिलती है। कहाँ? हमीरपुर के पास। ठीक, हमीरपुर के पास ये बेतवा नदी में जाके मिल जाती है। अगला, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कौन? सोन नदी। और ये पटना के नज़दीक गंगा नदी में जाके मिल जाती है। किस में मिलती है? गंगा नदी में। ये कहाँ मिलती है? पटना के पास। ठीक, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक, बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। अगला, अच्छा, इसमें अगर ब्रह्मपुत्र के बारे में और बात करें तो ब्रह्मपुत्र को चिंगयांग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और ये बंगाल खाड़ी में जाके मिलती है। जब बांग्लादेश में ये पहुंचती है तो बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में जमुना हो जाता है। बंगाल खाड़ी में जब ये गिरती है तो गंगा और यही पद्मा और जमुना, गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना, ये दोनों जब मिलती हैं तो पद्मा नाम से आगे बढ़ती हैं और मेघना नाम से जाके बंगाल खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक, अगला, नर्मदा नदी की अगर बात करें तो ये अमरकंटक विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। ये अमरकंटक के विंध्याचल श्रेणी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहाँ पे गिरती है? खंभात की खाड़ी में। ये पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक, ये पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक, ये सबसे बड़ी नदी है पूरब से पश्चिम दिशा में बहने वाली नर्मदा। अगर बात करें ताप्ती नदी तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट से निकलती है। ठीक, ये बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट से निकलती है और ये भी खंभात की खाड़ी में सूरत के पास जाके मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? सूरत के पास जाके खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक, अगला है महानदी। अगर महानदी की बात करें तो ये सिंघवा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो सिंघवा पहाड़ी से। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट है। छत्तीसगढ़ जिले के रायपुर के निकट है। कौन? सिंघवा पहाड़ी। ठीक, उसी सिंघवा पहाड़ी से महानदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। वो भी कहाँ गिरती है? कटक के पास। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में है और इसी कटक में ही चावल अनुसंधान केंद्र है। चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक, चावल अनुसंधान केंद्र इसी कटक में है और यहीं पे जाके महानदी बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। अगला, अगर बात करें क्षिप्रा नदी की, अगर क्षिप्रा नदी की बात करें तो ये
काकरी बर्डी नामक पहाड़ी से, इंदौर में है ये काकरी बर्डी पहाड़ी, वहीं से निकलती है और चंबल नदी में जाके मिल जाती है। किस नदी में मिलती है? तो चंबल नदी में जाके मिल जाती है। बात करें अगर माही नदी की, तो माही नदी जो है ये मध्य प्रदेश के धार जिला के अमझोरा में मेहद झील से निकलती है। कौन झील? मेहद झील से माही नदी निकलती है मध्य प्रदेश, और खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। कहाँ मिलती है? खंभात खाड़ी में। खंभात खाड़ी में 3 नदी जाके मिल रही हैं। कौन कौन? नर्मदा, ताप्ती और माही। माही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन नदी? यही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला है लूनी। अगर लूनी नदी की बात करें तो ये अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़, अरावली पर्वत में, अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत में है, वहाँ से निकलती है अरावली पर्वत से, और कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। जो कच्छ के रण है उसी कच्छ के रण में जाके ये विलीन हो जाती है। ठीक। अगर अगला बात करें हुगली नदी की, तो हुगली नदी यह एक गंगा की शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है। ये गंगा से ही निकल के एक शाखा चली जाती है जिसका नाम हुगली है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक, वही है हुगली नदी। बात करें अगर कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पहाड़ से निकलती है। महाबलेश्वर पहाड़ से निकलती है कौन? कृष्णा नदी, और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है कृष्णा नदी। ठीक। अगर बात करें गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक गांव की एक पहाड़ी है। त्रयंबक, इसे त्रयंबकम पहाड़ी भी कहते हैं जी। उसी त्रयंबकम पहाड़ी से ये गोदावरी नदी निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाके मिल जाती है। और त्रयंबकम कहाँ है? तो ये नासिक जिले में है, महाराष्ट्र में है। ठीक। अगला बात करें अगर कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी जो है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है जो कर्नाटक के कुर्ग जिले में है। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो है ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में है, वहाँ से कावेरी नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक। बात करें अगर तुंगभद्रा नदी की, तो तुंगभद्रा जो है ये गंगा मूल चोटी से तुंगा और कांडूर से ये निकलती हैं। कौन? तुंगभद्रा नदी। ठीक, ये तुंगा और भद्रा ये 2 हैं। ठीक, इन्हीं को मिला के तुंगभद्रा बोला जाता है। ठीक, एक गंगा मूल चोटी से निकलती हैं। ठीक, और ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक। बात करें अगर साबरमती की, तो ये जय समंद है। ये जय समंद। ठीक, जय समंद झील से, ये उदयपुर जिले में है, अरावली पर्वत के निकट पर। ठीक, जय समंद झील वहीं से ये निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है, साबरमती। अगले अगर बात करें सोम की, तो सोम नदी जो है ये बीछामेड़ा उदयपुर जिला से निकलती है, बीछामेड़ा से, और ये माही नदी में जाके मिल जाती हैं बपेश्वर के निकट। कहाँ पे? बपेश्वर के निकट माही नदी में मिल जाती हैं सोम नदी। अगर बात करें पेन्नार नदी की, तो पेन्नार नदी जो है ये नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती हैं, जो कर्नाटक में है नंदीदुर्ग पहाड़ी, वहीं से पेन्नार नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। बात करें पेरियार नदी की, तो यह केरल में बहती हुई पेरियार झील से निकलती है जो है।
कौन? पेरियार नदी। ये केरल से बहते हुए चली जाती है, पेरियार झील से निकलती हैं। ठीक, बात करें अगर उमियाम नदी की, उमियाम, तो उमियाम नदी जो है ये उमियाम झील मेघालय में है, वहीं से निकलती हैं उमियाम नदी। ठीक, हमको लगता है कि अभी बहुत कम लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, उमियाम नदी के बारे में। ठीक, और ये उमियाम झील से निकलती हैं। अगला है वैगाई नदी। वैगाई की अगर बात करें तो कंडनमणि कन्नूर में मदुरै के निकट से निकलती है, जो तमिलनाडु में है मदुरै। और ये कंडनमणि कन्नूर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक, कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। बात करें अगर टोस नदी की, टोस, अगर टोस नदी की बात करें तो ये तमसाकुंड जलाशय के पास से निकलती हैं। ठीक, जो कैमूर की पहाड़ी में है, कैमूर की पहाड़ी में तमसाकुंड जलाशय, वहाँ से निकलती है और सिरसा के निकट जो है ये गंगा नदी में मिल जाती हैं। ठीक, बात करें आयड़ या बेड़ज की, आयड़ या बेड़ज की, तो ये गोमुंडा पहाड़ी उदयपुर के निकट से निकलती है और बनास नदी में मिल जाती हैं। ठीक, ये हो गए नदियाँ। कुछ प्रश्न और हैं इसमें, इसको भी देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। इसे शाम का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा, भोर का तारा, सबसे गर्म, सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। किसे? शुक्र को। ठीक, बात करें अगर शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु की, तो शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये किस ग्रह से टकराया था? तो ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था। ठीक, किससे टकराया था? तो बृहस्पति ग्रह से टकराया था शुमेकर लेवी 9। ठीक, अगला प्रश्न की अगर बात करें तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो उसे निकिल बोलते हैं। ठीक, निकिल जो चुंबकीय पदार्थ है। ठीक, अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में निकिल और फेरस पाया जाता है, इसीलिए इसे नीफे कहा जाता है। ठीक, अगर अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं? जो रेडियो संचार में एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? तो वो क्षोभ मंडल में होते हैं, क्षोभ मंडल में। रेडियो संचार अगर बात करें तो ये होता कहाँ से है? तो ये आयन मंडल से निकलता है। ठीक, आयन मंडल से। ठीक, ये आयन मंडल से होता है। ठीक, और इसका प्रतिबिंब कहाँ होता है? तो प्रतिबिंब इसका क्षोभ मंडल में होता है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की अगर बात करें तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होगी? तो वो कर्क रेखा पर होगी। ठीक, कहाँ पे होगी? कर्क रेखा पर। बात करें अगले प्रश्न की, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो विचलित हुई है तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है एल्यूसियन द्वीप समूह। ठीक, एल्यूसियन द्वीप समूह की वजह से उसे विचलित करना पड़ा है। ठीक, अगला है भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो उसे पेसेल की माना जाता है। किसे माना जाता है? पेसेल को। ठीक, अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी है। कौन? अलबरूनी। ये
अरब देश के हैं, ठीक, अरब के हैं। कौन? अल-बरूनी। उन्हीं की किताब है किताब उल हिंद। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? तो वो है हाइग्रोग्राफ। कौन सा है? तो हाइग्रोग्राफ है, ठीक। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप के झटके को मापने में किया जाता है, ठीक। किसके? भूकंप के झटके को मापा जाता है रिक्टर स्केल पर। और इसे किस ग्राफ पे दिखाया जाता है? तो सीस्मोग्राफ पर, ठीक। इसे सीस्मोग्राफ पर दिखाया जाता है। अगला प्रश्न, अगला है भूकंप के एक ही समय पर स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जो भूकंप होते हैं उनको एक ही स्थान पर मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो होमोसिस्मल कहा जाता है, ठीक। उसे होमोसिस्मल कहा जाता है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार।